जैसे गांव में रहते हैं तो बहुत सी समस्याएं होती हैं और वो भी मेरठ और इस रीजन में वेस्टर्न यूपी में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो आप जब गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को, उन समस्याओं को कैसे हैंडल करते थे? उनके लिए सर मेरा मैसेज एक तो ये है कि आजकल ऑनलाइन की बहुत अच्छी फैसिलिटी है और सर फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी कुछ मटेरियल है अगर कोई पढ़ना चाहे तो सर एक तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि ऑनलाइन अगर कोई अच्छे से देखे, जैसे सर क्या हुआ था कि स्टडी आई के ऊपर मैंने अंकित अग्रवाल सर की वीडियो देखी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी वे। अभी जैसे हमारी टीम से बात हो रही थी तो जैसे आप बहुत गरीब परिवार से आते हैं कि पापा किसान हैं, तो जो ऐसी गर्ल्स हैं जो गाँव से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो उन लोगों को कैसे आप बोलोगे कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है? जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो गए। जो कंटेंट पढ़ा है मोस्टली वो हिंदी का ज़्यादा पढ़ा है। प्रीलिम्स की आपकी मेनली स्ट्रेटजी क्या थी कि प्रीलिम्स को कैसे आपने क्रैक किया? स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो साथियों, नमस्कार। UPPCS स्टडी IQ चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिलने जा रहे हैं ज्योति जी से, जिन्होंने UPPCS 2024 एग्ज़ाम में सिलेक्शन प्राप्त किया है, वो भी SDM की पोस्ट। बहुत गर्व की बात है और गांव से, किसान परिवार से होके SDM की पोस्ट अचीव करना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और अच्छी बात है कि SDM की पोस्ट आपने अचीव की है और UPPCS स्टडी IQ टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। चलिए, बढ़िया। थोड़ा ये अपनी जो आपकी UPPCS की जर्नी है, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे कि कैसे आपने इस जर्नी में कैसे स्टार्टिंग की? सर मेरी स्टार्टिंग की जो नींव थी वो ग्रेजुएशन से रखी गई थी। मैंने PCM से ग्रेजुएशन की है अपने क्षेत्र के ये कॉलेज से। तो सर जब मैं सेकंड ईयर में थी तब सबसे पहले मुझे मेरे बड़े भाई ने सबसे पहले सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए कहा था जी। तब तक सर एक्चुअली में मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है, किस तरह से तैयारी होती है। फिर धीरे धीरे पता चला और धीरे धीरे सर इसके बारे में मैंने जाना। और फिर हमारे क्षेत्र के एक सर मुझे मिले, मनोज सर। उन्होंने मेरी तैयारी को आगे बढ़ाया और बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। सारे सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ से अपने कंप्लीट किए, फाउंडेशन कोर्स अपना कंप्लीट किया। और ग्रेजुएशन के बाद सर फिर मैंने BTC की DLED, क्योंकि सर ग्रामीण परिवेश है तो थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी और लगता है कि बस सरकारी नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए सर मेरा मतलब गवर्नमेंट डाइट में नंबर आ गया था, तो मैं चाहती थी कि मतलब टीचिंग वाला भी एक सेफ रहे, सेफ साइड रहे जी। उसके बाद सर मुझे ये मेरा तीसरा अटैम्प्ट था, लेकिन मेंस और इंटरव्यू फर्स्ट था जी। तो मेरी जो इस जर्नी में एक कमी रही वो ये रही कि मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी एक साथ कर रही थी जी। जैसे सर पहले मैंने UPSC स्टार्ट किया, फिर मान लिया कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स आ गया तो उसकी प्रिपरेशन में मैं लग जाती थी कि मतलब एक जॉब पहले मिल जाए, फिर दोबारा स्टार्ट करती थी। तो सर ये मेरी बहुत बड़ी एक बहुत वीक पॉइंट रहा। इस वजह से मुझे मतलब 3 अटैम्प्ट लग गए, नहीं तो शायद सर पहले हो जाता। और उसके बाद सर जैसे ही मैंने अपनी DLED कंप्लीट की, फिर मैंने थोड़ा और डेडिकेट होकर पढ़ाई स्टार्ट की। और तब भी सर मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये चलता रहा कि मतलब मैं किधर जाऊँ, ऐसे मतलब एक पेंडुलम वाली सिचुएशन मेरे साथ हो रही थी कि कभी टीचिंग की तरफ, कभी सिविल सर्विस की तरफ, ये चीज़ें हो रही थी। फिर सर बाद में क्या हुआ, मेरी फ्रेंड है आंचल, उनका BPSC में चयन हो गया टीचर, एज अ टीचर। फिर सर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम कोई और एग्ज़ाम मत देना, बस सिविल सर्विस पर फोकस करना और बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे भी मेंटली सपोर्ट, हर चीज़ के लिए मतलब कि मैं तैयार हूँ, अब मतलब मैं जॉब कर लूँगी, तुम अपनी पढ़ाई करना। तो ये बहुत ही एकदम चेंजिंग पॉइंट रहा सर मेरे लिए, एकदम लाइफ का चेंजिंग पॉइंट। उसके बाद सर मैं फिर उनके साथ में पटना रही और वहाँ पे मैंने फिर मतलब पूरे डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई की। और उस डेडिकेशन के साथ में सर ये मेरा पहला अटैम्प्ट था 2024 वाला। 2023 में वहाँ पर गए थे और 2024 में ये पहला अटैम्प्ट था। तो सर मेरा क्लियर हो गया। फिर मुझे भी लगा कि डेडिकेशन की सर एक अलग ही बात होती है। फिर उसके बाद चूँकि सर बिहार में थे हम, मैंने BPSC का भी अटैम्प्ट दे दिया, तो मेरा वो भी क्लियर हो गया 70th वाला। उसका मेंस भी क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी मैंने दिया है सर अभी 20 मार्च को। अभी उसका रिजल्ट आना है? अभी उसका रिजल्ट बाकी है सर। फिर 25 वाला प्रीलिम्स भी मेरा हो गया। तो सर वो लाइफ का बहुत मेरा चेंजिंग पॉइंट रहा, जिसका पूरा जो क्रेडिट है वो मैं अपने फ्रेंड को दूंगी, जो मतलब बहन की तरह है बिल्कुल। और ये सर मेरी जर्नी रही। और इससे अलग सर मेरी जो छोटी बहन है, दो, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। मतलब कभी किसी ने परिवार में ये नहीं कहा कि मतलब इतने दिन हो गए
या जॉब नहीं लगी। और मेरी छोटी बहन की जॉब मुझसे पहले लग गई थी, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है वो। और उसका सर ये था कि मतलब वो घर का काम भी करती थी और पढ़ाई भी। तो कभी सर किसी बहन ने, किसी माता पिता ने, कभी किसी ने परिवार में ये नहीं कहा कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि सर थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, 3 अटैम्प्ट हो गए थे, तो सबको लगने लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं। जी, तो ये सर मेरी पूरी जर्नी रही। जैसे गांव में रहते हैं तो बहुत सी समस्याएं होती हैं, और वो भी मेरठ और इस रीजन में वेस्टर्न यूपी में गर्ल्स को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तो आप जब गांव में रह के तैयारी कर रहे हैं तो उन चीज़ों को, उन समस्याओं को कैसे हैंडल करते थे? उसके लिए सर मैंने बताया, एक तो मेरे भाई का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा। मतलब परिवार में या गांव में जो भी कोई कुछ कहता था तो सर वो मतलब उसका जवाब बन जाता था, मेरे तक बात बहुत ही कम आती थी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा सर फैमिली का, माता पिता का, भाई का, बहन का। वो चीज़ें सर वहाँ से हो गई। और सर जैसे कि मैंने बताया कि एक मेंटली प्रेशर जब मुझ पर होने लगा था 2023 तक आते आते, उस टाइम पे सर कहते कि एक जो दूत बनकर सर लाइफ में आता, वो मेरी फ्रेंड थी। उसने सर फिर मुझे इस माहौल से निकाल कर, घर से निकाल कर पटना में फिर सर हम गए थे, और वहाँ पे एकदम अलग ही माहौल था, एक बस बंद कमरा था। मतलब एकदम लाइफ सर बिल्कुल चेंज हो गई थी। वहाँ से मैंने बहुत डेडिकेशन होकर पढ़ाई की थी। अभी जैसे हमारी टीम से बात हो रही थी, तो जैसे आप बहुत गरीब परिवार से आते हैं कि पापा किसान हैं, तो जो ऐसी गर्ल्स हैं जो गांव से हैं और वो तैयारी कर रहे हैं इस सेक्टर में, तो उन लोगों को कैसे आप बोलोगे कि कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है? जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, या हम जो लोग ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर पाते, लोगों को लगता है कि ऑफलाइन कोचिंग ही सब कुछ है, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहो कि जो गाँव में गर्ल्स रह रही हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के डाउट आते हैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको आप क्या मैसेज दोगे? उनके लिए सर मेरा मैसेज एक तो ये है कि आजकल ऑनलाइन की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और सर फ्री ऑफ कॉस्ट भी काफ़ी कुछ मटेरियल है अगर कोई पढ़ना चाहे तो सर एक तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि ऑनलाइन अगर कोई अच्छे से देखे। जैसे सर क्या हुआ था कि स्टडी आई के ऊपर मैंने अंकित अग्रवाल सर की वीडियो देखी थी, फ्री ऑफ कॉस्ट थी वे, तो सर वे मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। करंट अफेयर्स की वीडियोस थी। दूसरा मैसेज सर मैं पेशेंस का दूंगी। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, धैर्य रखना बहुत जी जरूरी जी जी, और कंटिन्यूटी तो सर है ही। एक और क्वेश्चन, जैसे गांव के जो लोग होते हैं मैक्सिमम वो लोग हिंदी मीडियम से देते हैं, आपका कौन सा मीडियम था? मेरा इंग्लिश मीडियम था इंग्लिश सर। मीडियम जी। था। तो ये भी कन्फ्लिक्ट रहता है कि इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन होगा या हिंदी का नहीं होगा, आपको क्या लगता है ऐसा? सर मेरा ऐसा मानना नहीं है, दोनों मीडियम में मुझे लगता है कि अच्छा रिजल्ट रहता है। अच्छा रिजल्ट जी रहता सर। है। तो वही है कि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स जिनको लगता है कि इंग्लिश मीडियम से ही सिलेक्शन हो, ऐसा नहीं, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका हिंदी मीडियम से भी हुआ है और इंग्लिश मीडियम से भी आप कर सकते हैं। बस आपका कंटेंट की जो प्रेजेंटेशन है आपका अच्छा है तो कहीं पर भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। चलिए बढ़िया। इवन सर मैं बताना चाहूँगी, मैंने जो कंटेंट पढ़ा है मोस्टली वो हिंदी का ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन मेरा मीडियम इंग्लिश था। जैसे सर उत्कर्ष सर से मैंने पढ़ा है, तो उनका हिंदी ज़्यादा फोकस रहता था कंटेंट। और ये इस चीज़ को सर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी थे कि तुम कैसे मतलब वहाँ से मैनेज कर लेते हो, उनका तो हिंदी मीडियम का चैनल है। लेकिन सर मैं उसको मतलब चेंज करके, बस कंटेंट अच्छा लगता था मुझे और मैं इंग्लिश मीडियम रखा उसमें। चलो बढ़िया। दूसरा जैसे हम बात करते हैं ज्योति जी, इस एग्ज़ाम को कई स्टेज हैं कि प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू, 3 स्टेज होती हैं। तो प्रीलिम्स की आपकी मेनली स्ट्रेटेजी क्या थी कि प्रीलिम्स को कैसे आपने क्रैक किया? सर मैंने प्रीलिम्स को जो स्टार्टिंग की थी वो कॉन्सेप्ट से ज़्यादा की थी। मतलब जब तैयारी स्टार्ट की थी तो सर मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, बस ये सोचकर तैयारी की थी कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है। तो कॉन्सेप्ट सर मैं ज़्यादा पढ़ती थी, और चीज़ों को एकदम अच्छे से समझना, ना कि फैक्ट याद करना, ये सब चीज़ें रही। फिर सर जब प्रीलिम्स आने वाला होता था पास में, उससे सर 2-3 महीने पहले मैं क्या करती थी, फैक्ट पर थोड़ा ध्यान देती थी। तो एक बैलेंस हो जाता है सर कि हम पूरे साल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, और फिर 2 महीने बाद में सर मैं फैक्ट्स पढ़ लेती थी। तो वो चीज़ एकदम बैलेंस हो जाती थी प्रीलिम्स में, क्योंकि सर अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और 2024 से सर काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है पीसीएस का। यूपीएससी जैसा कुछ फॉर्मेट बन रहा है। जी सर, यूपीएससी की तरफ ट्रेंड हो रहा है, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। कितना टेस्ट सीरीज आपने लगाया था प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स का तो सर मुझे याद नहीं, शायद 100-150 के आसपास मैंने टेस्ट किया। अब आप देख सकते हो कि जो लोग 10-10 टेस्ट लगाते हैं बोलते हैं सर मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। 100 प्लस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप देखो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाना प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तभी आपका प्रीलिम्स निकलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाते हैं और आपको पता चलता है कि गलतियाँ क्या कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, करेक्ट है इनकरेक्ट, बहुत सी मिस्टेक होती हैं, वो टेस्ट सीरीज़ लगाने से आता है। तो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाएं। दूसरा, मेंस बहुत ज़रूरी है कि आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मेंस में अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तो मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी?
मेंस के लिए भी सर वही टेस्ट, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए थे। और सर एक चीज़ और है, मैंने मेंस के नोट्स नहीं बनाए सर। ज़्यादातर मैंने देखा बहुत सारे एस्पिरेंट्स नोट्स बनाते हैं, लेकिन वे राइटिंग प्रैक्टिस कम करते हैं। तो सर मेरा मानना है कि नोट्स भले ही ना बने, जो हमारे माइंड में है वो पेपर पर उतर जाना चाहिए। जी, मेरा सर यही होता था कि क्योंकि जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी, तो जिस दिन मैंने अपना फर्स्ट आंसर लिखा था सर, मैंने सोच लिया था कि मुझसे कैसा भी लिखा जाएगा, लेकिन मैं अच्छे से मतलब अपने माइंड से लिखूँगी। पढ़कर मैंने कभी नहीं लिखा। बहुत सारे बच्चे थे सर, वे चैट जीपीटी से लिखकर और मतलब ये सोचते थे कि हम उसको याद कर लेंगे। तो वो मेरा मानना है वो सबसे गलत तरीका है। अगर हमारे माइंड में 2 पॉइंट भी आ रहे हैं ना, तो सर वो पेपर पर उतारना है। और मेंस के लिए भी सर मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट किए थे। एक दिन में 3 टेस्ट मैंने कंप्लीट किए थे, मतलब 9 आवर्स के लिए मैंने कंटिन्यू राइटिंग प्रैक्टिस की थी। वो मेरा बहुत प्लस पॉइंट रहा, क्योंकि मेंस की जो मैंने तैयारी की थी सर, काफ़ी कम समय में की थी और बहुत अच्छा मेरा मेंस हो गया था। जो इवेल्यूएटर्स थे उन्होंने कहा था कि मेंस बहुत अच्छा है तुम्हारा। सही बात है कि जितने भी मैंने अभी तक इंटरव्यूज़ लिए हैं उनका एक ही थीम निकल के आती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करनी है। जो लोग बोलते हैं कि सर मेंस हम बेहतर कैसे करें, बस आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। मैम ने बहुत अच्छी बात बोली है कि आपको क्या करना है, कई बार इनर्शिया रहता है, हम स्टार्ट नहीं कर पाते। कुछ भी लिखो, पहला आंसर ऐसा ही होता है। आपने जब पहला लिखा होगा तो कैसा लग रहा था, पहला आंसर आपने जब लिखा तो कैसा फील हो रहा था? सर अगर मैं अब उस आंसर को देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मैंने क्या लिखा था। तो वही चीज़ है, लेकिन सर मैंने माइंड सेट कर रखा था कि मुझे लिखना है, बस कैसा भी लिखा जाएगा मुझे। और फिर जब एक बार लिख लेते हैं तो वो फिर एक आदत बन जाती है, वो आदत आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है। तो देख लीजिए कि आपको आंसर राइटिंग ज़रूर करना है। दूसरा, जैसे हमारा अभी आपने यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू पर मॉक इंटरव्यू भी दिए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था आपका? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। जो पैनल वाले मेंबर्स थे सर बहुत अच्छे थे। और मैंने बीपीएससी का भी एक मॉक इंटरव्यू दिया था स्टडी आईक्यू में पटना में। जी। तो वहाँ पर एक सर थे, उन्होंने मुझे पहचान लिया था मतलब इंटरव्यू में कि तुम बीपीएससी वाले हो ना। मैंने कहा हाँ जी सर। तो काफ़ी अच्छा सर मुझे वहाँ से अनुभव हुआ था। और एसपी सर ने भी मुझे बताया था कि तुम्हारा इंटरव्यू आज का सबसे अच्छा है और हम कह रहे हैं कि तुम बेस्ट करोगे, सर ने मुझे कहा था। जी। तो तो काफ़ी भी अच्छा मेरी एक्सपीरियंस रहा। हमारे एसपी सर जो हैं, जो पूरी टीम को मैनेज करते हैं, पूरा यूपीपीसीएस को देख रहे हैं। तो ये हमारी बातें हो रही थी जब हम लोग रास्ते में आ रहे थे, तो बात हो रही थी कि ज्योति जी बहुत डेडिकेट एस्पिरेंट हैं, बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू दिया था। तो यही अच्छा लगता है जब टीम को अच्छा लगता है कि जो लोग मेहनती लोग होते हैं, जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे थे, उनको सिलेक्शन मिलता है, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए बढ़िया। दूसरा, जैसे क्या है, जब भी कोई भी तैयारी करता है यूपीपीसीएस में, तो उसके सबसे पहले दिमाग में आता है कि कुछ मुझे 5 ऐसी बुक्स बता दो जो जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। आपको ये बोला जाए कि 5 बुक्स के नाम बताइए, तो कौन से ऐसे 5 बुक्स के नाम बताएंगे आप? सर बुक्स तो कॉमन, जैसे सर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई स्पेक्ट्रम, ठीक जी, है। लक्ष्मीकांत हो गई पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए, ठीक हाँ है। जी। और सर एक उसकी सर ईवीएस की बुक है शायद, शंकर करके कुछ है। एनवायरनमेंट की एक हाँ बुक है, जी, शंकर आईएएस। एनवायरनमेंट, हाँ जी, शंकर आईएएस वो या तो पढ़ी थी घटना मैंने। चक्र लोग कर लेते हैं, हाँ उसको जी एक सर। उसमें से, ठीक है। हाँ जी, मोस्टली सर मैंने यही पढ़ी थी। और बाकी सर मेरा थोड़ा अलग था, मेरा ये था कि मेरा ध्यान इस चीज़ पे ज़्यादा नहीं रहता था कि कौन सी बुक मार्केट में ज़्यादा अच्छी चल रही है, बल्कि इस चीज़ पे मेरा फोकस ज़्यादा रहता था कि जो बुक मेरे पास है उसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँ। मल्टीपल रिवीजन हाँ उसका जी सर, करें। जी सर, सही बात मल्टीपल है। रिवीजन। और ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी जी, होती है जी, कि जी, आप सर। जो पढ़ रहे हो उसको मल्टीपल रिवीजन करो। हाँ जी। ना तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सी बुक्स रख लेते हैं हाँ और जी फिर सर। स्ट्रेस होता है। हाँ जी सर, ये मेरा रहा। मेरी चलिए। बुक्स एकदम, मुझे विश्वास रहता था कि जो मेरा कंटेंट है वो मुझे बार बार पढ़ना है। ओके। और इस एग्ज़ाम में, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में या यूपीएससी के एग्ज़ाम में, करंट अफेयर बहुत मायने रखता है। तो करंट अफेयर को आपने कैसे हैंडल किया था? करंट अफेयर्स के लिए सर मैं वीडियोस ज़्यादा देखती थी। एक तो सर मैंने बताया स्टडी आई, क्योंकि मैंने अंकित अग्रवाल सर की वीडियो देखी थी। और एक सर मैं सुमित सर के एडिटोरियल देखती थी। ये 2 वीडियो सर मैंने 3 से 4 साल कंटिन्यू रखी। मतलब ये नहीं सोचा कि एग्ज़ाम अभी है या नहीं है, बस मैं देखती रहती थी सर। वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, थॉट डेवलप हो जाते थे वीडियो से। और दूसरा न्यूज़पेपर और सर कुछ मैगज़ीन वगैरह आती है वो मैंने। जी, चलो बढ़िया। जैसे आपको लगता है कि जब हम तैयारी करते हैं, जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की थी, जी सर। तो जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी की आप जब तैयारी करते हैं तो आपको एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मिल जाता है, कॉन्फिडेंस भी आता है जब हम कंटेंट पढ़ते हैं। लेकिन जो गांव के लोग हैं जो केवल यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको सजेशन देंगे उनको?
उनके लिए सर पीवाई क्यूज़ का मैं सजेशन दूंगी। पीवाई क्यू करने से सर काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि मेरे 2 स्टार्टिंग के प्रीलिम्स नहीं निकले थे पीसीएस के। उनका सर एक मेन रीज़न ये था कि मैंने यूपीएससी की तैयारी कर ली थी और यूपीएससी की तैयारी के बेस पर मैं पीसीएस निकालना चाह रही थी, लेकिन सर मेरे दोनों अटैम्प्ट वो ख़राब हो गए थे। फिर मैंने पीवाई क्यूज़ किए, इस वाले अटैम्प्ट में पीवाई क्यूज़ किए और सर थोड़ा फैक्ट्स पढ़े तो उससे निकल गया था। तो सर पीवाई क्यू का मैं सजेशन दूंगी। पीवाई क्यू तो सर हर एग्ज़ाम का रामबाण है। चलो बढ़िया है। तो अभी आप एक अपने दोस्त के बारे में बता रहे थे कि आंचल ने बहुत सपोर्ट किया, क्या आप उनको बुलाएंगे और पूछते हैं उनसे कैसा लग रहा है? नमस्ते आंचल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जब होता है ना कि दोस्त का सिलेक्शन होता है तो वो आपका ही सिलेक्शन है इनडायरेक्टली, और आपकी बहुत प्रेज़ भी कर रहे थे कि आपने मेंटली हर तरीके से सपोर्ट किया। कि इंसान को बहुत सी समस्याएं आती हैं, कभी कभी स्ट्रेस आता है, और जब दोस्तों का सपोर्ट रहता है तो कोई भी जर्नी बहुत सरल हो जाती है। तो एक बार आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा? थोड़ा माइक आप देंगे अपनी दोस्त को। जी आप ये बताइए कि जब आपको पता चला कि इनका सिलेक्शन हो गया है तो आपको कैसा लग रहा था? सर मैं रियल बोलूँ तो वो रात के जो है 11:45 बजे थे, और एकदम से एक्चुअली में क्या था कि पूरे मतलब लगभग 7 बजे से माहौल बना हुआ था कि रिज़ल्ट आ रहा है, रिज़ल्ट आ रहा है। तो मैं बोल रही थी कि नहीं रिज़ल्ट नहीं आएगा, और ये लखनऊ में थी। तो उन्होंने कहा नहीं रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत सारे सोर्सेज इनसाइड बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद 11:30 बजे ही लगभग 11:15 बजे मैं फ़ोन रख के सो गई कि शायद नहीं आएगा, इतना लेट रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इनका फ़ोन आता है, मैं नहीं उठा पाई, मुझे इतनी गहरी नींद आई। दोबारा से इनका कॉल आया, मैंने देखा, मुझे लगा रिज़ल्ट आ गया, और मतलब हार्ट बीट इतनी तेज़, और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने फ़ोन उठाया, इन्होंने बोला कि आंचल हो गया। बस मैंने फ़ोन कट किया, पीडीएफ ओपन किया कि मैं देखती हूँ, एक बार मुझे अपनी नज़र से देखना। मैंने देखा अच्छा 19th रैंक। मैं मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ वो चीज़ें कि किस तरह का था। मतलब मैं उस टाइम पे ज्योति के घर पर ही थी। मैंने जाके बोला, मैंने कहा आंटी जी उठो ना। वो मुझसे बोला नहीं जा रहा था कि मैं क्या बोलूँ उनको कि क्या हो गया। एकदम वो इतना मतलब घबरा के उठी कि क्या हुआ। मैंने कहा ज्योति का रिज़ल्ट आ गया, हो गया है। और तब भी हम मतलब आपस में वीसी से बात कर रहे थे, लेकिन यकीन ही नहीं हो पा रहा था। पूरी रात हमें नींद नहीं आई, 1 मिनट को भी हम नहीं सो पाए थे, और लग रहा था कि शायद कोई सपना तो नहीं है, रियल है ना। एक दूसरे से एकदम इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि आज जो मतलब हम सभी लोग जो सपना देखा था, जो स्ट्रगल करे थे, सबका जो विश्वास था वो आज पूरा हो गया। चलो बढ़िया लग रहा है। था कि मतलब ये जो है हम सबकी सक्सेस है। सही बात है। जैसे आज के टाइम पर अच्छे दोस्त मिलना भी मुश्किल है, तो ये दोस्ती कितने साल पुरानी है? आपने फाइनेंशियल टर्म में भी सपोर्ट किया है, पटना बुला के आपने तैयारी कर इनको बुलाया और साथ में रखा, ये बहुत अच्छी बात होती है। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल होते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। तो कितनी पुरानी ये दोस्ती है आपकी? सर हम मिले थे बीएससी फर्स्ट ईयर में। हाँ जी, ये मवाना 2015। ओके, 2015 में। सर तब बस हमारा ये था। अच्छा वो एक्चुअली हमारी बातें भी किसके थ्रू हुई थी, एक मैथ की कोचिंग लेते थे हम बीएससी में। तो वहाँ पर 12th के बाद एक मेंटोरशिप नहीं सर, मतलब इस तरह का कोई प्रोग्राम था जिसके थ्रू हमें स्कॉलरशिप मिली थी। तो मुझे सर ने बोला कि ज्योति धामा है, उन्होंने 12th में टॉप किया है और वो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हैं, तो तुम उनसे कांटेक्ट करो और वो तुम्हें बता देंगी पूरा प्रोसेस कैसे होगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे बहुत इच्छा थी देखने की कि अच्छा 12th के टॉपर है, मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है। तो मैंने कहा कौन होंगी, कैसे होंगी, बहुत पढ़ती होंगी। मैंने इनको देखा, सर इतनी सिंप्लिसिटी, इतनी सादगी, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। मतलब मुझे लगा कि रियल में ये फिर इनके शांत स्वभाव को देख के लगा कि अच्छा हाँ ठीक है। तो बीएससी आपने भी किया, बीएससी इन्होंने भी जी किया है? साथ ओके। साथ, तब से हम साथ हैं बिल्कुल। तो उसके थ्रू फिर मतलब फिर अपना परिवार लेवल पर जो है हमारा एकदम अच्छे से। चलो बढ़िया कि ये होना भी चाहिए कि जब ऐसी कंडीशंस होती, दोस्त इसलिए होते हैं कि जब समस्याएं आती हैं तो दोस्त ही आपको सपोर्ट देते हैं। लास्ट क्वेश्चन और है आपसे ज्योति जी, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो भी सिविल सर्विसेज, चाहे यूपीएससी चाहे यूपीपीसीएस, बहुत एलीट कॉलेज से होना चाहिए, बीटेक है या आईआईटी या डिफरेंट कॉलेज से। ऐसा आपको क्या लगता है? आपने तो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है और आपने अच्छी रैंक भी अचीव किया है, तो आप जो मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों को ऐसा लो कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं हम तो गाँव से हैं, हमने बीएससी किया है, बीए किया है, नहीं किया जा सकता है, तो ये कॉन्फिडेंस आपके पास कैसे आया था? सर ये कॉन्फिडेंस तैयारी करते करते ही आ गया था। और सर ये तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस हमें अपने अंदर डेवलप करना ही पड़ता है, क्योंकि सर मेरी सारी एकेडमिक बहुत ही नॉर्मल स्कूल से हुई है, और दूसरा सर यूपी बोर्ड से मेरी सारी पढ़ाई हुई है।
तो एक ये भी मेरे सामने क्राइसिस था कि मैं हिंदी मीडियम रखूं या इंग्लिश मीडियम, लेकिन सर एक कॉन्फिडेंस के बेस पर मैंने इंग्लिश मीडियम रखा। तो सर ये हमें डेवलप करना पड़ता है इसके लिए। सही बात है, किया जा सकता है, समस्याएं सबके पास हैं, किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा ज्योति जी से मिलके, और आप एक चीज़ समझ सकते हैं, समस्या हर किसी के पास होती हैं। कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना छोटा भी हो, समस्याएं डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन आप इन समस्याओं में उलझे रह जाओगे तो वहीं रह जाओगे। लेकिन इन समस्याओं से निकल के आप जाओगे तो आप एक तरीके से सूरज की तरह एक तरीके से चमक कर निकलोगे और सक्सेस भी अचीव करोगे। तो मैम की हम जर्नी से हमें ये समझ में आया कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ आपको लगानी है। 100+ टेस्ट सीरीज़ लगाया, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आपको मेंस को हैंडल करना है, मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आना है और आपको एसडीएम बनना है, तो आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। आंसर राइटिंग पर डे करो। तो ये सीख हमारी इस पॉडकास्ट की यही है, आपको आंसर राइटिंग करनी है। और ऐसे ही ये वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।